गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह भाग 2 की जो दूसरी कविता है पतंग। इस कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आलोक धनवा जी का जो जीवन परिचय वो हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग जो कविता है उस कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। आरोह भाग 2 सेकेंड लेसन सेकेंड। कविता का नाम है पतंग और इसके जो कवि हैं उनका नाम है आलोक धनवा। तो आज इस पाठ में हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और इसके साथ साथ कुछ बोधात्मक प्रश्न हैं, उन बोधात्मक प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है और यह कविता यानी पतंग नामक कविता आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है से संकलित है। इस पाठ में आप प्रसंग, इसके जो रचयिता हैं आप स्पष्ट हो जाएगा। इसके रचयिता का नाम जो है आलोक धनवा जी है। नेक्स्ट आप प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत कविता में यानी पतंग नामक कविता में आलोक धनवा जी ने शरद ऋतु के आगमन के पश्चात मौसम में हो रहे परिवर्तनों का एक जो है अनुपम, एक मनोहारी जो है झांकी प्रस्तुत की है। और इसके साथ मनोभाव में, बाल मनोभाव में किस प्रकार उत्साह उमंग का चारों तरफ माहौल होता है, इसका बड़ा ही सुंदर अनुपम वर्णन जो है आलोक धनवा जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम व्याख्या पढ़ेंगे। तो व्याख्या पढ़ने से पूर्व हम कविता जो है पतंग कविता का एक बार रीडिंग करते हैं। आप देखिए पेज नंबर 11 दिया हुआ है। देखिए पतंग बना हुआ है, यहाँ पे पतंग, उड़ती हुई पतंग दिखाई गया। और यह पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सबसे तेज और नाजुक दुनिया, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सबेरा हुआ। यह जो है मुक्तक कविता है, छंद मुक्त कविता है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सबेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सबेरा। किसकी तरह? खरगोश की आंखों जैसा लाल सबेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारे से बुलाते, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आइए हम इस जो पद्य खंड है इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया यह कविता जो है आलोक धनवा जी द्वारा रचित, जो उनकी जो संग्रह है, एकमात्र जो संग्रह है दुनिया रोज बनती है में, यह जो लंबी कविता है इसका जो तीसरा भाग है वो तीसरा भाग पतंग के रूप में हमारे पाठ में, हमारे जो सिलेबस में वह दिया हुआ है। इसकी व्याख्या इस प्रकार हो जाएगी। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया। कवि बताते हैं कि भाद्रपद का महीना, भादो का महीना जो है इसीलिए प्रसिद्ध है कि इस मौसम में धारासार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। हर तरफ काले काले बादल छाए होते हैं,
घनघोर बारिश होती है, इसी के लिए यह मौसम जो है अति प्रसिद्ध होता है। यह महीना बीतने के पश्चात यानी भाद्रपद महीना के बीतने के बाद क्या हुआ, सबसे तेज बौछारें गई। जब भादो का महीना बीत जाता है तो भादो के महीना बीतने के बाद जो है वो बरसात का जो महीना, पानी जो बरसता है, तेज बौछारों वाला जो मौसम होता है वो मौसम बीत जाता है, यानी भादो का महीना जो है वह बीत जाता है। तो भादो महीने के बीतने के पश्चात क्या होता है, शरद ऋतु का आगमन होता है। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। कवि कहते हैं कि सबसे तेज मूसलाधार वर्षा वाला जो महीना था भाद्रपद, वह महीना जो है वह बीत गया और नए महीने का यानी शरद ऋतु का जो है वह आगमन हो गया। कैसे हो गया, जिस प्रकार अंधेरे, जैसे भाद्रपद का महीना यानी घनघोर काला काला अंधेरा, उस अंधेरे को चीरते हुए उजाले के साथ नए ऋतु का आगमन होता है। भादो का महीना बीतता है और शरद ऋतु का आगमन होता है। तो जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में, मौसम में अनगिनत परिवर्तन होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को आलोक धनवा जी ने अपनी कविता के माध्यम से बड़ा ही मनोहारी जो है वह झांकी हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। भादो का महीना बीत गया, बरसात का महीना बीत गया, बारिश अब समाप्त हो गई। सबेरा हुआ, जिस प्रकार काली रात के बाद सबेरा होता है, उजला होता है, उसी तरह इस मौसम के बाद यानी घनघोर काले बादलों के बाद, मूसलाधार बारिश के बाद अब जो है शरद ऋतु का उजला मौसम का आगमन हुआ। कैसे हुआ, सबेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सबेरा। कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन हुआ, इस आगमन में ऐसा प्रतीत होता, ऐसा सबेरा होता है कि जैसे उसकी साम्यता करते हुए शरद ऋतु के मौसम की, शरद ऋतु के आगमन के समय जो मौसम होता है उस मौसम की साम्यता करते हुए कवि कहते हैं कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सबेरा। सबेरा ऐसा हुआ जैसे कि खरगोश की आंखें हों, खरगोश की आंखों के समान लाल भूरी आंखें। जिस तरह खरगोश की आंखें होती हैं लाल लाल रंग की, आकर्षित करने वाली आंखें होती हैं लाल भूरी रंग की, उसी तरह से ये शरद ऋतु ऐसा लगता है कि जैसे ये खरगोश की आंखों के समान है। तो शरद ऋतु के मौसम की साम्यता खरगोश की लाल भूरी आंखों से कवि ने की है कि जिस प्रकार खरगोश की चमकीली आंखें होती हैं, लाल लाल आंखें होती हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसी प्रकार शरद ऋतु का आगमन होने पर आकाश पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है, लालिमा है, और जो कालिमा थी वह कालिमा समाप्त हो गई है। जो अंधकारमय माहौल था, जो अंधेरा अंधेरा था, वह जो है समाप्त हो गया है। अब लालिमा जो है चहुओर दैदीप्यमान हो रही है, चारों ओर जो है वह उजाले का प्रसार है। तो लाल लाल जो लाल भूरी आंखों से युक्त सवेरा हुआ यानी शरद ऋतु का आगमन हुआ। तो शरद ऋतु के आने पर मौसम में, आकाश में जो परिवर्तन होता है उसकी साम्यता कवि ने खरगोश की लाल आंखों के साथ की है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा कैसा हुआ, जैसे खरगोश की लाल लाल आंखें हों, जैसे खरगोश की लाल रंग की भूरी आंखें हों, यानी शरद ऋतु के आगमन पर आकाश का जो माहौल है, वो चारों तरफ जो माहौल है, वो माहौल, प्रकृति का जो रूप है वो किस प्रकार परिवर्तित हुआ है, किस प्रकार जो है चारों तरफ उजाला है, उस उजाले का वर्णन जो है कवि ने उसकी साम्यता देते हुए बताया कि जैसे खरगोश की आंखें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, वो हमें अपनी ओर खींचती हैं, उसी तरह से शरद ऋतु हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए।
जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो ऐसा लगता है कि शरद ऋतु रूपी, देखिए मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, शरद ऋतु रूपी कोई बच्चा हो, शरद ऋतु रूपी कोई बच्चा हो जो पुलों को पार करते हुए, ऐसा लगता है कि कई पुलों को पार करते हुए यानी कई महीनों के बाद आया हो। शरद ऋतु रूपी जो बच्चा है वह कई पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, विशेषण दिया गया है नई, ध्यान दीजिए, नई हो और चमकीली हो। जिस प्रकार कोई उत्साही बालक होता है, जब किसी बच्चे को नई नई और जो नई नई कोई साइकिल दी जाती है, पहली साइकिल उसको मिलती है, तो वह उसको इतना उत्साह होता है, इतना जोश होता है उस साइकिल को लेकर के कि वो घूम घूम के सबको दिखाना चाहता है, सबको चाहता है अपनी साइकिल के विषय में बताने के लिए, वह उसके अंदर उमंग होता है, एक जोश होता है। तो उसी तरह से शरद ऋतु रूपी जो बालक है, शरद ऋतु रूपी बालक के आगमन पर किस प्रकार उत्साह, किस प्रकार जोश, किस प्रकार उमंग, किस प्रकार खुशनुमा माहौल है, इसी का वर्णन आलोक धनवा जी ने बताया कि जिस प्रकार एक उत्साही बालक अपनी नई नई साइकिल को लेकर के बड़े तेज गति से, बड़े तीव्र गति से जाता है और लोगों को कैसे आकर्षित कैसे करता है, घंटी बजाते हुए जोर जोरों से, पहले क्या करता है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ऐसा लगता है कि शरद ऋतु रूपी बालक जो है अपनी नई चमकीली साइकिल को लेकर के बड़े ही तेज गति से वह जा रहा हो और जो है तरह तरह के चमकीले इशारे करते हुए और जो है जोर जोर से घंटी बजाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो शरद ऋतु की जो है शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। कवि बताते हैं कि जिस प्रकार एक उत्साही बालक बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ अपने साइकिल को दिखाने के लिए वो एक्साइटेड रहता है, एक मतलब उसके अंदर उत्तेजना होती है, एक तरह का जोश होता है कि हम जितना जल्दी हो सके लोगों को बता सके कि ये मेरी नई साइकिल है। उसी तरह से जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो ऐसा लगता है कि अचानक से प्रकृति में परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन पूरे उमंग से भरपूर है, पूरा खुशनुमा माहौल है। ऐसा लगता है कि कई महीनों बाद जो है इस ऋतु का आगमन हुआ है, तो मौसम में परिवर्तन जो है वह स्वाभाविक है। तो जिस प्रकार एक उत्साही बालक अपने साइकिल को लेकर के उत्साहित होता है, उसी तरह से जब शरद ऋतु आता है, शरद ऋतु के आगमन पर मौसम में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन का जो है मानवीकरण जो है कवि ने किया है कि जिस प्रकार उत्साही बालक उत्साहित होता है, इसी तरह जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन का वर्णन किया गया कि चारों तरफ जो है वो जो उत्साह का माहौल है, तेज गति से चलाते हुए, मतलब कि पूरी तरह से जोश से भरपूर। जिस तरह से मतलब बरसात का महीना रहता है तो उसमें बारिश होती है तो व्यक्ति चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता, कहीं कुछ जा नहीं सकता, क्रियाशीलता उतनी नहीं रहती, घर में ही जो आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकता है, चाय पकौड़े खा सकता है, बस वही। लेकिन जब यह शरद ऋतु का आगमन होता है तो ऐसा लगता है कि अंधेरे को चीरते हुए उजाले का आगमन हुआ है, यानी एक मौसम के पश्चात, एक ऋतु के पश्चात दूसरे ऋतु का जो आगमन है, उस ऋतु की क्या क्या विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं का यानी शरद ऋतु की विशेषताओं का वर्णन कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है कि किस प्रकार उत्साही बालक की भांति शरद ऋतु का आगमन हुआ, किस प्रकार जोश के साथ, किस प्रकार चारों ओर खुशनुमा माहौल है। ऐसा लगता है कि शरद ऋतु उत्साही बालकों को यानी अपने झुंड को, यानी उत्साही बालकों को, जो बच्चों का जो समूह होता है, झुंड यानी बच्चों का एक समान एज के, एक समान उम्र के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के जो समूह है, समूह को बुलाते हुए ऐसा लगता है कि जो शरद ऋतु ने
एक ऐसा उचित माहौल, एक ऐसा खुशनुमा माहौल क्रिएट किया है, एक ऐसी सुंदर दुनिया की सृष्टि की है जिसको देखकर बच्चे अपने आप ही उत्साहित होते हैं। क्या करने के लिए? पतंग उड़ाने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को हद देने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वह तत्पर होते हैं, लालायित होते हैं। तो शरद ऋतु का आगमन उनके लिए एक प्रकार का न्योता होता है, एक प्रकार का निमंत्रण होता है। उस निमंत्रण में पूरे उत्साह के साथ वह पतंग उड़ाने के लिए वह उत्साही होते। तो ऐसा लगता है कि शरद ऋतु अपनी नई नई चमकीली साइकिल लेकर के बड़े ही तेज गति से जो है आता है, और आकाश में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, मौसम में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। और यह परिवर्तन ऐसा लगता है कि उन बालकों के लिए, वो एक समान उम्र के बालकों के लिए एक तरह का निमंत्रण हो। यह निमंत्रण इस प्रकार का कि आओ, अब तुम्हारे लिए किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, कोई समस्या नहीं। अब तुम अपनी आकांक्षाओं को जितना ऊंचा ले जाना चाहते हो, अपनी आकांक्षाओं को ले जाओ, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, कोई तुम्हारे सामने कोई भी बाधा नहीं है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे को, समूह को बुलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, मतलब जो चमकीले इशारे अर्थात जो आकाश में जो मौसम है, जो पूरे जो प्रकृति का जो मौसम है, वो मौसम इतना उचित है, इतना अनुकूल है कि पतंग उड़ाने के लिए यह एक प्रकार की स्वाभाविक और अनुकूल दशा है। यही स्वाभाविक और जो अनुकूल दशा है, इसी अनुकूल स्वाभाविक दशा को कवि कहते हैं कि चमकीले इशारे से बुलाते हुए। जो शरद ऋतु है वो तरह तरह के चमकीले इशारे करता है, यानी आकाश का खुशनुमा माहौल बनाता है, प्रकृति का खुशनुमा माहौल बनाता है कि जिसमें बच्चे उत्साह के साथ जो है आकर के पतंग उड़ाने के लिए उत्सुक हो सके। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु में क्या होता है? शरद ऋतु के आगमन पर जो प्रकृति में जो आकाश में जो बादल लगे थे, वो सारे बादल छट जाते हैं। जब आप देखते होंगे कि जब भी बारिश होती है तो बारिश के जो उसके बाद का जो मौसम होता है बहुत खुशनुमा होता है। आकाश पूरी तरह से स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पूरी तरह से आकाश में कहीं भी कोई बादल या कहीं भी आपको स्पॉट देखने को नहीं मिलेगा। वही कहते हैं कि शरद ऋतु ने एक ऐसा मुलायम और इतना स्वाभाविक अनुकूल दशा उपस्थित की है कि जिसमें जो है आकाश को इतना मुलायम बना दिया है ताकि जो पतंग जो है वह ऊपर उठ सके। पतंग क्या होती है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। स्वाभाविक सी बात है। कहते हैं कि पतंग की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि पतंग जो होती है वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज होती है। आपने देखा होगा आकाश में खिचड़ी के उत्सव पर, और वैसे भी बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो आपने देखा आकाश में कई रंग बिरंगी, कई कलरफुल, रंगीन जो है पतंग उड़ती रहती है। और पतंग को लूटने के लिए, पतंग को उड़ाने के लिए जो है हर दिल जो है वो उत्साही हो जाता है, भले ही उसका एज हो या ना हो। बच्चे तो उत्साहित होते ही हैं, लेकिन बच्चे के साथ साथ बच्चों को देख करके एक वृद्ध व्यक्ति भी उत्साहित हो जाता है और उसकी भी निगाहें आकाश की ओर टिकी रहती हैं कि पतंग किस दिशा में, किस ओर जा रहा है। तो पतंग की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि पतंग जो होती है, पतंग दुनिया की सबसे रंगीन होती है और सबसे हल्की होती है। तो शरद ऋतु के आगमन पर जो दशा है, आकाश की दशा जो है, आकाश जो एकदम स्वच्छ हो गया है, एकदम निर्मल हो गया है, तो पतंग को ऊंचा उड़ने के लिए, पतंग को ऊंचा उठने के लिए यह एक प्रकार की उपयुक्त दशा है, उपयुक्त परिस्थिति है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। क्या विशेषता होता है कि सबसे पहली बात, पतंग जो होती है वह सबसे हल्की होती है। पतंग की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि पतंग जो होती है सबसे हल्की होती है और रंगीन होती है, जो अपने आप हमें आकर्षित
करती है। इसके साथ साथ दुनिया की सबसे पतला कागज उड़ सके, ताकि आकाश का माहौल, आकाश को इतना स्वच्छ निर्मल बना दिया ताकि इतना कितना भी हल्का कागज हो वह आकाश में उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। आपने देखा होगा पतंग जो होता है इस तरह से उसमें कमानी लगी होती है, ऐसे देखा होगा पतंग, तो इस तरह से जो कमानी लगी होती है उसके विषय में कहते हैं कि सबसे बांस की जो सबसे पतली कमानी है वह कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब यह पतंग, यह रंगीन आकर्षित करने वाला यह पतंग जब आकाश में उड़ेगा तो बच्चे उत्साह के साथ तालियां बजाएंगे, सीटियां बजाएंगे, किलकारियां मारेंगे। तो वह रंग बिरंगी पतंगों को देख करके ऐसा लगेगा कि जैसे एक प्रकार की तितलियों की नाजुक दुनिया, तितलियों की एक दुनिया की जो है वह सृष्टि हो चली है। आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ते देखकर कवि ने साम्यता प्रस्तुत की है कि रंग बिरंगी जो पतंग है, हल्की पतंग है, जब बच्चे उत्साह के साथ इन पतंगों को आकाश में उड़ाएंगे, पूरा एक समूह एक साथ जो है पतंग उड़ाएगा, तो उन पर उड़ते हुए पतंगों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक रंगीन दुनिया हो, एक तितलियों की रंगीन आकर्षित करने वाली एक दुनिया हो, उस दुनिया की सृष्टि की गई है। कवि ने काल्पनिक दुनिया की सृष्टि की बात की कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये आकाश में पतंग नहीं उड़ रहे हो। पतंग को उड़ता देख करके कवि ने बताया कि ऐसा नहीं लगता कि आकाश में पतंग उड़ रहे हो, ऐसा लगता है कि आकाश में जो है वह रंग बिरंगी तितलियां जो हैं, तितलियों की एक दुनिया जो है वह दिखाई दे रही हो। तो यह जो है दृश्य जो अपने आप में अनुपम होता है, अपने आप में यह दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। अब आइए इस पर, यह तो हो गई व्याख्या, आप थोड़ा एक दो बार पढ़ेंगे, इस पर आधारित जो प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आप व्याख्या तैयार कर लीजिएगा अपने शब्दों में। पहला प्रश्न है कवि तथा कविता का नाम बताइए। तो कवि का नाम आपको पता है, कवि का नाम है आलोक धनवा, कविता का नाम है पतंग। कवि ने प्रातः काल का वर्णन किस प्रकार किया है, तो आपने बताएंगे कि कवि ने प्रातः काल का वर्णन खरगोश की लाल भूरी आंखों से उसकी साम्यता की है, इसके प्रकार स्पष्ट किया है। शरद ऋतु की प्रातः खरगोश की आंखों जैसी खुशनुमा लाल होती है, यानी प्रातः काल का वर्णन करते हुए कवि ने खरगोश की लाल भूरी आंखों से उसकी साम्यता दी है। तो इस प्रकार लाल भूरी आंखों से क्या तात्पर्य है कि सुबह का खुशनुमा माहौल, शरद ऋतु के आगमन पर जो माहौल है वो पूरी तरह से खुशनुमा हो गया है। तो जिस प्रकार खरगोश की आंखें हमें आकर्षित करती है, इसी तरह से प्रकृति हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बच्चों को, उत्साही बच्चों को आकर्षित कर रहा है कि आइए आपके लिए एक उचित माहौल तैयार हो गया है और आइए अब आप पतंग जी भर के पतंग उड़ाइए, अपनी आकांक्षाओं को जितनी ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं आप ले जाइए। अगला प्रश्न है शरद ऋतु के आगमन को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, कि शरद ऋतु किस प्रकार शरद ऋतु का आगमन होता है। तो आपको वही स्ट्रेंजर याद करना पड़ेगा, पुलों को पार करते हुए, सीटियां बजाते, इशारों से बुलाते हुए, वो वाला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। शरद ऋतु का आगमन जो होता है वो नए उत्साह को साथ ले आता है, नए जोश को ले आता है, नए खुशनुमा माहौल को ले आता है, उमंग को, जो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उमंग को साथ लेकर के आता है। साथ में किलकारियों से पूर्ण एक दुनिया की सृष्टि होती है। चारों तरफ मौसम में खुशनुमा माहौल होता है, चारों तरफ उत्साह का भाव होता है, चहल पहल का माहौल होता है। ऐसा लगता है कि बच्चे, कोई उत्साही बालक हो, कोई उत्साही बच्चा हो, अपनी नई साइकिल को लेकर के बहुत जोर शोर के साथ, बड़े उत्साह के साथ घंटी बजाते हुए जोर जोर से जो है वह क्रीड़ा कर रहा हो, स्वाभाविक क्रीड़ा कर रहा हो। सो शरद ऋतु का आगमन जो है बड़ा ही उत्साहपूर्ण होता है, खुशनुमा होता है और आकर्षित करने वाला होता है। अगला प्रश्न है
शरद ऋतु में वातावरण कैसा होता है, उसी तरह से आप लिखेंगे शरद ऋतु के आगमन पर वातावरण खुशनुमा होता है, जोश से परिपूर्ण होता है, वह चित्ताकर्षक होता है, बड़ा ही मनोहारी होता है। तो शरद ऋतु में चहुओर बच्चों की चहल पहल, खेल कूद, पतंगबाजी, शोर, किलकारियां, सींचियों आदि की आवाज सुनाई देती है। आसमान बहुत मुलायम हो जाता है। क्या होता है कि जब आगमन होता है तो चारों तरफ बच्चे उत्साह के साथ, चारों तरफ चहल पहल का माहौल होता है। खेल कूद करने के लिए, बच्चों के लिए क्रियाशील होने के लिए एक प्रकार का उचित माहौल होता है। उसके साथ चारों तरफ किलकारियां होती हैं, सीटियों की आवाज सुनाई देती है। आसमान बहुत ही स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु के आगमन के समय वातावरण हो जाता है। नेक्स्ट है पतंग के विषय में कवि ने क्या कहा है। फिर आपको वही याद करना पड़ेगा कि सबसे हल्की, सबसे पतली कागज, सबसे रंगीन कागज, उसी के विषय में कवि ने पतंग को संसार की सबसे हल्की, सबसे रंगीन चीज कहा है। चीज यानी वस्तु। कवि ने बताया है कि पतंग जो होता है, पतंग की विशेषता होती है कि पतंग जो होता है वो सबसे हल्की होती है, पहली बात, रंगीन होती है, आकर्षित करती है हमें अपनी ओर। सो कागज सबसे पतला होता है तथा उसमें लगी बांस की कमानी भी, ये वाली बांस की जो कमानी होती है वह भी पतली होती है। नेक्स्ट है तितलियों की नाजुक दुनिया से क्या आशय है। यानी जो बताया लास्ट लाइन की जो है, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, रंग बिरंगे पतंगों को उड़ता देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक नाजुक दुनिया जो है वह चल रही हो, उड़ रही हो। तितलियों की नाजुक दुनिया से आशय है, अभिप्राय है, पतंगों का रंगीन और सुंदर संसार। क्या होगा? तितलियों की नाजुक दुनिया का आशय है पतंगों का रंगीन और सुंदर संसार। आकाश में तितलियों की भांति मंडराती और लहराती पतंगे जो हमें अपनी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती हैं। ये दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है। यह इस प्रकार पहला जो मुक्तक था उसका वर्णन था, व्याख्या थी। आप अपने शब्दों में इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे, उन प्रश्नों को अपनी भाषा में आप तैयार करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।